हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जहाँ पे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। मीन, एरिथमेटिक मीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल सॉल्व किए कि अगर हमारे पास कोई अनग्रुप डेटा है तो हम कैसे एरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के है तो कैसे फाइंड करेंगे, या ग्रुप डेटा गिवन है तो हम कैसे उसका एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक एज्यूम मीन मेथड देखा था कि किसी एक वैल्यू को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं, जो हमारे पास xi गिवन होगी उसी में से हम एक एज्यूम मीन सेलेक्ट करते हैं और उसका यूज़ करके हम एक्चुअल मीन फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने अगर हमारे पास मीन गिवन है तो उसका यूज़ करके हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी सॉल्व किए थे। तो ये सारे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। एरिथमेटिक मीन के प्रॉपर्टीज़ को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले सभी वीडियो के लिंक गिवन है, वहाँ जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें। जो जो पॉइंट दिखा रहा हूँ वो सारे पॉइंट नोट करो और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखो और जितना एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना आपके लिए यूजफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1। तो एरिथमेटिक मीन का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय अ वेरिएबल आर अ कांस्टेंट से के, देन एरिथमेटिक मीन इज आल्सो के। सिंपल क्या कह रहा है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सेम हो, मतलब कि कांस्टेंट हो। मान लो ये x1 ऑब्जर्वेशन, x2 ऑब्जर्वेशन, x3 ऑब्जर्वेशन, x4 ऑब्जर्वेशन और हर एक की वैल्यू सेम है। सेम मतलब सपोज मैं मान लेता हूँ इसकी भी वैल्यू 5 है, इसका भी वैल्यू 5, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 5। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे? मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबका टोटल कर दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। मतलब सम ऑफ ऑल दी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4। तो जब इसको ऐड करेंगे 5 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, मतलब 5 इंटू 4। तो ये 4 और 5 इंटू 4 वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट क्या कह सकते हैं हम लोग, 20 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। मतलब हर एक वैल्यू अगर एक कांस्टेंट आ रही है तो उसका जो मीन आएगा वो भी वही कांस्टेंट होगा के। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। समझ में आपको? यानी कि हर एक वैल्यू अगर सेम है, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो उसका मीन भी क्या आएगा, वही कांस्टेंट नंबर आने वाला है। तो ये दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल को हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम वैल्यू दे दे एक कांस्टेंट नंबर तो उसका मीन भी क्या आएगा, के आएगा। एक एग्जांपल भी दिया है। अगर मान लो एक 10 स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें हर एक स्टूडेंट की जो हाइट है वो कितना है, 170 सेंटीमीटर, तो एवरेज भी या मीन भी कितना होगा, 170 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, द अल्जेब्राइक सम ऑफ डेविएशन। अब सेकेंड को पहले पढ़ लो, उसके बाद बताता हूं ये है क्या। द अल्जेब्राइक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन इज 0। ये सिंपल क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, अगर उनका डिफरेंस ले लूँ किसके साथ, एरिथमेटिक मीन के साथ, और उन डिफरेंस को सब हम ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, 0। वो ये कह रहा है कि जो अल्जेब्राइक सम, यानी कि मैं सबको ऐड करूंगा, जितने भी डेविएशन आता है, डेविएशन मतलब कि उसके मीन से हर वैल्यू कितना डेविएट हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, और फिर उनका सम कर दूंगा तो वो हमेशा कितना आता है, 0। सिंपल सा अगर एक एग्जाम्पल ले लूँ, मान लो x1 डेटा की वैल्यू, ये सपोज x1, x2, x3 तीन ही डेटा लेते हैं। सपोज इसकी वैल्यू है 3, सेकेंड डेटा की वैल्यू 4 और थर्ड डेटा की वैल्यू 5। 3, 4, 5, इसका मीन निकाल लो। मीन कितना होगा, सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 + 4 7, 7 + 5 12, और कितने ऑब्जर्वेशन है 3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। मतलब जो मीन है उसका आंसर कितना आ रहा है, 4। अब इस मीन के साथ कितना डेविएट हो रहा है ये, मतलब दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस दूंगा तो -1 आएगा।
इसमें दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 0 और यहाँ से डिफरेंस लूंगा तो +1। अब -1 0 +1 को ऐड कर दो तो -1 +1 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो यही हमारा सेकेंड सम है कि जब हर एक ऑब्जर्वेशन का जब हम डिफरेंस लेंगे या कितना डेविएट हो रहा है किसके साथ, ये 4 क्या है, मीन है। तो मीन के साथ हर एक ऑब्जर्वेशन का जब हम डिफरेंस लेंगे और उन हर एक डिफरेंस को जो ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। जिसे इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है कि ये जो xi है हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू माइनस मीन, और ऐसे जितने भी वैल्यू आएंगे या डिफरेंस आएंगे उन सबको ऐड कर दो तो आंसर कितना आने वाला है 0। तो ये मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिए देख सकते हो आप लोग, 58, 63, 37, 45, 29। इसका एवरेज निकाल लो, मतलब एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन क्या होगा, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 58 + 63 + 37 + 45 + 29, और जो भी आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये मीन हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है इसमें, 58 + 63 + 37 + 45 + 29। तो ये 63 + 37 100, और यहाँ से ये हो जाएगा 203 तो 29 तो 232। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करना, तो इससे अच्छा एक काम करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, 2 3 = 6 और 2 2 = 4, तो 10 है नीचे तो एक पॉइंट हटा देंगे, 46.4। मतलब मीन कितना आ गया यहाँ से 46.4। अब एक काम करो, हर एक का डिफरेंस ले लो। जब 58 के साथ लूंगा तो 11.5, 63 के साथ लूंगा तो 63 - 46.5 कितना आ जाएगा, 17.5, 17.6 ना, 17.6 मतलब 18 और नहीं 17.6 नहीं, माइनस करना ना, 58 में से 46.4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11.6। जब ऐसे 63 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16.6। 37 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा 30 से, यानी कि 3 9.4। देखो यहाँ पे ऐड किया है 11.6, 6.60 माइनस 9.40। ऐसे ही हर एक का जब डिफरेंस निकालेंगे, ये फर्स्ट डेटा के साथ डिफरेंस, ये सेकेंड डेटा के साथ, ये थर्ड डेटा के साथ, ये फोर्थ डेटा के साथ 5, और जब सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 0। कैसे ऐड करेंगे, सारे पॉजिटिव टर्म को ऐड कर दो। तो पॉजिटिव टर्म को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 16 27 28.2 माइनस, अब ये पूरा ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 17 18 और 27 और ये 4 4 8 और 2 मतलब 28.2। तो आंसर कितना आ गया 0। तो मतलब जब हर एक ऑब्जर्वेशन का उसके मीन के साथ डिफरेंस लेके जब उनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है 0। तो ये मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आगे यूजफुल होगा, इसको समझ लो। जैसे कि अगर एक लाइन दी है, आपको लाइन की इक्वेशन पता होगी ax + b, ठीक है। अगर आपके पास एक मीन गिवन है ना तो दूसरा मीन क्या होगा, ये y बार। तो अगर सपोज आपके पास y बार गिवन है तो आप x बार निकाल सकते हो। तो x बार क्या आ जाएगा, y बार माइनस b/x बार। सॉरी, अगर y = ax + गिवन है तो अगर आपको y बार गिवन है तो आप जो x निकालोगे ना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बार माइनस b/a। तो इसी को हम लोग x बार कहते हैं। और अगर x बार गिवन है तो इसका यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, y बार, यानी कि मीन निकाल सकते हो। तो एरिथमेटिक मीन अफेक्ट होता है जब हम चेंज करते हैं ओरिजिन और स्केल, विच इम्प्लाई दैट कि जो ओरिजिनल वेरिएबल x की होती है उसको एक नए वेरिएबल में चेंज कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसको स्केल कर दे रहा हूँ। जब हम ये करते हैं ना, इसका मतलब क्या है, स्केलिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसको नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं या फिर नंबर ऑफ टाइम डिक्रीज कर रहे हैं। और इसको हम लोग शिफ्टिंग कहते हैं कि किसी चीज़ को हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके वजह से अगर मीन पहले x बार था, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कुछ स्केलिंग कर रहा हूँ और बाद में उसको कुछ शिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो फिर उससे मेरा नया मीन भी चेंज हो जाएगा। ये मेरा थर्ड प्रॉपर्टी।
कि एरिथमेटिक मीन इफेक्ट होता है जब हम चेंज करते ओरिजिन से, यानी कि पहले 0 पे था, अब मैंने उसको शिफ्ट कर दिया किसी एक पॉइंट से C से, और स्केल कर दूंगा। स्केल मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। इम्प्लाई दैट कि जो ओरिजिनल वेरिएबल x था मैं उसको चेंज कर रहा हूँ एक नए वेरिएबल y में, जिससे कि ओरिजिन पे बाय इफेक्टिंग अ चेंज ऑफ ओरिजिन से A एंड स्केल बाय B, कि A हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं उसको ओरिजिन से, और B मतलब उसको स्केल यानी कि कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। देन एरिथमेटिक मीन ऑफ y, तो y का एरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी है। जैसे देखो ये एक लाइन दिया है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास x मीन गिवन हो तो y मीन क्या हो जाएगा, ये y बार, तो y बार की जो वैल्यू हो जाएगी 3y बार इज इक्वल टू -7 -2x बार, और ये 3 ये साइड आ जाएगा। तो ये देखो ये आ गया -7 -2x बार 3। तो अगर हमारे पास x मीन गिवन है, तो जैसे x मीन सपोज 15 है, तो यहाँ को 15 पुट कर दो, तो 15 टू जा 30 -37 डिवाइडेड बाई 3, तो -37 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 12.33 -12.33। तो ये चेंज हो गया, मतलब पहले मीन कितना था 15, लेकिन अगर मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ, कितना शिफ्ट कर रहा हूँ उसको, -7/3 से शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब उसका ओरिजिन पहले 0 पे था, तो मैंने उसको शिफ्ट कर दिया -7/3 पे, और उसको एक स्केलिंग यानी कि एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो क्या है -2/3। तो मीन चेंज होके क्या आ गया -12.3। तो यानी कि मीन चेंज होता है अगर हम उसको ओरिजिन से शिफ्ट कर रहे हैं या फिर उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मान लो हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं कंबाइन मीन। मान लो ये कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 है, ये कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2 है। कुछ तो मीन होगा इसका, कुछ तो मीन होगा इसका। अब दोनों का कंबाइन मीन फाइंड करना है, तो उसके लिए ये सिंपल फॉर्मूला है। पहले ऑब्जर्वेशन का मीन x1 बार, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का मीन x2 बार। इसके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 थे, इसके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2 थे। तो करना क्या है, ध्यान से सुनो, इसको आपस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आपस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मतलब n1 प्लस n2। तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इन जनरल ये फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके पास n1 है, इसके पास n2 है, इसके पास n3 है, इसके पास n4 है, ऐसे सपोज i तक जा रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, n1 को इसके मीन के साथ, n2 को इसके मीन के साथ, x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार, सबको आपस में मल्टीप्लाई करके जितने भी ऑब्जर्वेशन रहेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 सॉल्व अप टू जितना भी n के होगा उससे उसको डिवाइड कर दें। तो ये इन जनरल भी होता है। अब चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। हमें मीन फाइंड करना है सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर, ठीक है। द मीन जो है सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल, मतलब एक ग्रुप है जिसमें टोटल कितने फीमेल है 40, मतलब ये हो गया मेरे पास n1, कि एक ग्रुप के अंदर टोटल फीमेल कितने हैं 40 फीमेल है, तो मैं इसको दे देता हूँ n1 वर्कर इज, और उनका मीन कितना है, मतलब x1 बार की वैल्यू है 4200, ये एक हो गया। सेकेंड, एंड दैट फॉर अ ग्रुप ऑफ 60 मेल, एक और ग्रुप है जिसमें n2 मतलब 60 मेल है, और जिनका मीन जो है मतलब x2 बार वो कितना है 68,000 पर मंथ उनकी सैलरी है। व्हाट इज द कंबाइंड मीन, तो सिंपल आपके पास डेटा गिवन है, x मीन इज इक्वल टू n1 इंटू x1 मीन, n2 इंटू x2 मीन डिवाइडेड बाय x1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला होता है कंबाइन मीन का। सारी वैल्यू गिवन है,
पहले ग्रुप में 40 पीपल जिनका एवरेज कितना है 5200 उनके सैलरी का फीमेल का। सेकेंड ग्रुप में टोटल कितने हैं 60 जिनका एवरेज कितना है 6800। ये फॉर्मूला है N1 के प्लेस पे 40, X1 मीन के प्लेस पे 5200 प्लस N2 के प्लेस पे 60, उसका मीन है 6800। नीचे N1 प्लस N2 तो 40 प्लस 60, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 52 4 जा कितना हो जाएगा 52 4 जा हो जाएगा 208। इतना ही होगा ना 104 2 ठीक। और 30 प्लस सेकेंड 60 इंटू 68 करेंगे तो पहले तो 30 और 68 को जब 6 से करेंगे तो 68 6 जा कितना हो जाएगा 68 6 जा तो 6 8 जा 48 4 कैरी मतलब 40 ठीक है ये आ जाएगा। और जब इसको ऐड करोगे और इसको 100 से डिवाइड करना है क्योंकि 60 प्लस 40 कितना आ जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो 0 आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है 54 अच्छा यहाँ पे एक और 0 आएगा 30 ठीक है। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये 30 8 8 16 1 कैरी 1 और 4 प्लस 2 6 ये आ जाएगा। और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा आंसर आ जाएगा 6160 ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंबाइन मीन कि अगर हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन गिवन है और एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका भी मीन गिवन है तो दोनों का कंबाइन मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे जो फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है या जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको उसके मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन के पास N2 ऑब्जर्वेशन है जिसको उसके मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो दैट इज N1 प्लस N2। तो ये सिंपल फॉर्मूला है कंबाइन मीन का। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर का मीन फाइंड करना। और मैंने आपको कहा था कि 100 तक प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए, बहुत बार यूज होंगे, बहुत सारे लोगों ने याद भी किया 100 तक और उसको सेंड भी किया था ठीक है। तो स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर और आपको ये भी पता है कि 100 तक कितने प्राइम नंबर है 25, 50 तक कितने प्राइम नंबर है 15, मतलब सारे नंबर 50 से छोटे होंगे। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 सिंपल डिस्क्रीट डेटा है या फिर ये कह सकते हैं सारे डेटा कैसे हैं अनग्रुप वाले हैं 2। सेकेंड प्राइम नंबर 3, थर्ड प्राइम नंबर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 यही 10 प्राइम नंबर है स्टार्टिंग के 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। डिवाइड कर दो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 से। अब अगर इसको ऐड करोगे तो कितने होंगे 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 10 17, 28, 41, 58, 77, 100 और 129। तो सिंपल सबका एडिशन कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय n। तो ये आ जाएगा 129 और डिवाइड करना इसको 100 से 10 से तो ये कितना आ जाएगा 12.9। जब ये हटाएंगे एक पॉइंट तो ये पॉइंट यहाँ भी हट जाएगा तो मतलब 12.9। तो मीन कितना आ रहा है 12.9। सिंपल सा कैलकुलेशन था कि अगर हमें स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर का मीन कैलकुलेट करना है तो उसका कितना आंसर आता है 12.9। तो इसी के बेसिस पे आपको अब आंसर फाइंड करने हैं। मैं होमवर्क में दे रहा हूं पहला क्वेश्चन मीन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन प्राइम नंबर। अरे सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, इवन प्राइम नहीं इवन नंबर क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन ये है कि मीन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर। स्टार्टिंग के 15 इवन नंबर का आपको क्या फाइंड करना है मीन फाइंड करना। और इवन में भी जब तक मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करूं आपको समझ में आना चाहिए इवन क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर का मीन कैलकुलेट करना है। सेकेंड सम ऑफ कैलकुलेट
मीन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 20 कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का फाइंड किया ना, ऐसे ही स्टार्टिंग के 20 कंपोजिट नंबर का आपको मीन फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट मीन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल, मतलब 5 का टेबल लेते हो ना, तो स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल का आपको क्या फाइंड करना है, मीन। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, जो कि इसी से रिलेटेड है, इसी तरीके से आपको करना है। अब आपको मीन फाइंड करना है, नहीं मीन इस डेटा का आपको अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन सारे डेटा का मीन x है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है। अब मीन है मतलब ये आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और इसका मीन की वैल्यू है x, मतलब x जो है मीन है। तो सिंपल सी बात है, अगर x मीन है तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, x बार। और x बार का फॉर्मूला क्या होता है, सबको ऐड कर दो। रेड पेन ले लेते हैं। अगर x मीन की वैल्यू ही x है, ऐसे मत देखो, अगर x ही हमारा x मीन है और x मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको ऐड कर दो। 9 + 17 + 18 + 14 + x + 16 + 15 + 11, और जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दो। जितने ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब थोड़ा ध्यान सुनो, ये 9 है, ये साइड मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 9x, और इन सबको जब मैं ऐड करूंगा 17 + 9 26 + 18 44 + 14 58 + 16 74, और ये 75 85 कितना आ रहा है यहाँ पे, रुको 17 26 कुछ छूट रहा है क्या, 26 34 44 58 64 74 70 89 100 112। ठीक है, यहाँ पे 12 छूट रहा है, तो ये 100 और ये +12 112। 9x तो यहाँ चले गया और यहाँ पे x + 112, मतलब 9x, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में था, इसको उठा के ये साइड लेके आएंगे तो 9x, और यहाँ पे क्या आ रहा है 112 + x। x को ये साइड लेके आएंगे तो 8x, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/12 को डिवाइड कर देंगे 8 से, 8 1 जा, फिर 3 बचेगा, तो 8 4 जा 32, यानी कि मीन की वैल्यू आ गई 40। सिंपल कैलकुलेशन था कि डेटा गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है, उनका मीन x है, सब वैल्यू गिवन है, तो मीन क्या होगा, सबको ऐड करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और x की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 7 ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन इज 11। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि देयर आर 7 ऑब्जर्वेशन, कि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 7 ऑब्जर्वेशंस है, देयर मीन इज 11, ऑब्जर्वेशन गिवन है, उनका मीन गिवन है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज अ मल्टीप्लाइड बाय 2, अब मैं क्या करूं, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन फाइंड द न्यू मीन। हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक नया मीन कैलकुलेट करना है। पहले तो जो जो गिवन दिया वो देख लेते हैं। हमें पता होता है कि x मीन जो होता है वो x1 से लेके सॉल्व अप टू x7 तक डिवाइडेड बाय 7, ये मीन होता है, और मीन हमारे पास गिवन है 11। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x1 प्लस से लेके x7 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 11 7 जा 77 हो जाएगी। ये हमें पता चल गया कि सम ऑफ ऑल द वैल्यू इज इक्वल टू 77। फिर क्या कह रहा है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज अ मल्टीप्लाइड बाय 2, अब हर एक ऑब्जर्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें कैलकुलेट करना है मीन। अच्छा एक बात बताओ, हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी सेम होंगे,
तो जब मैं मीन कैलकुलेट करूँगा तो अब भी हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन मीन तो अभी भी 7 ही होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब x1 से लेके कहाँ तक, x7 तक, इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 7 होंगे, तो मीन तो यही होगा 2 इंटू, और ये अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया कितना आ रहा है 77 डिवाइड बाई 7 हो गया मीन। 7 1 जा मतलब 11, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर आपको 7 ऑब्जर्वेशन का मीन 11 गिवन है, तो अगर उसके हर एक नंबर को, हर एक ऑब्जर्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो जो नया हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा उसका मीन क्या होगा। अब किसी ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ या कम नहीं जाएंगे। ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं सबको सम करके उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दूं तो मीन आ जाएगा। तो पहले तो एक काम करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हर एक ऑब्जर्वेशन है क्या, x1 प्लस x7, हर एक को मल्टीप्लाई करना तो 2 को ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 7 से, ये नया मीन आ जाएगा। बट हमारे पास x1 प्लस x7 होना चाहिए, वो कहाँ से निकालेंगे, तो मीन के फॉर्मूला से, यही चाहिए हमको, और ये तो पहले से ही गिवन था 11, क्योंकि दिया है 7 से मल्टीप्लाई कर दो 77। तो जो नया मीन है, सपोज नए मीन को मैं x1 दे देता हूँ, वो क्या होगा 2 इंटू समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय 7। ये कितना आ गया 77, डिवाइड कर दिए 7 से, ये 11 और 2 जा 22, तो नया मीन कितना आ जाएगा 22। मतलब ये है, इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आ गया कि अगर आपके पास किसी ऑब्जर्वेशन का n ऑब्जर्वेशन को n से डिवाइड कर रहे हैं और इसका मीन सपोज a है, और इसके तो हमारे पास हर एक ऑब्जर्वेशन को मैं किसी a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो नया मीन आएगा x प्राइम डैश, इसका मीन क्या होगा x1 इंटू पहले वाला मीन। सिंपल। जैसे यहाँ पे मीन क्या था 11, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, जो हमने प्रॉपर्टी लिखा था ना उसी में एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दो, प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 सॉल्व अप टू xn इज x बार। ठीक है, अगर मीन जो है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मान लो x1 x2 सॉल्व अप टू xn, इसका x बार है, एंड मल्टीप्लाई each observation by a, then mean of new observation is a into x bar। ठीक है, तो अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को मैं किसी a स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो नया ऑब्जर्वेशन का मीन आ जाएगा वो a इंटू ओरिजिनल मीन यानी कि x बार से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि अगर आपके पास कोई किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है और उसके हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो नया ऑब्जर्वेशन आएगा उसके मीन को निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले वाले मीन को सिर्फ उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं फ्रीक्वेंसी वाला, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मीडियन डिस्कस करेंगे। होमवर्क में आपको अलग से नहीं दे रहा हूँ, यही होमवर्क करो। उसके बाद होमवर्क में आपको मीन मीडियन मॉड कंप्लीट होने के बाद फिर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, तीनों का कंबाइन क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो तीनों का कंबाइन आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन उसमें तीनों क्वेश्चन आएंगे, मतलब मीन मीडियन और मॉड के। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बस, ये फ्रीक्वेंसी वाला है। फ्रीक्वेंसी वाले कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर एक डेटा को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, एक कॉलम बनाओ, उसको ऐड करो और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो। मार्क्स मैक्सिमम 100
obtained by 20 students in a test are given below। ये मार्क्स हैं और ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, मतलब 40 मार्क्स आए ऐसे 3 स्टूडेंट हैं, 55 मार्क्स आए ऐसे 4 स्टूडेंट हैं, 60 मार्क्स आए ऐसे 2 स्टूडेंट हैं, 70 मार्क्स आए ऐसे 5 स्टूडेंट हैं। यानी कि यहाँ पे मार्क्स और ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनको मार्क्स इतने मिले हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। एक नया टेबल बनाते हैं हम लोग, जहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ पे लिखते हैं समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। या तो आप कॉलम बना दो या तो फिर यहीं पे लिख दो डायरेक्ट सम करके। 14 इंटू 3 120, देखो यहाँ पे लिखा है। 55 इंटू 4 कितना हो जाएगा 220। चेक काम करते, बड़ा बना लेते हैं हम लोग। पहले जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सपोज हमारे पास एफ आई इंटू एक्स आई, 43 जा 120, 55 4 जा 220, 60 इंटू 2 120, 70 इंटू 5 350, 75 इंटू 4 300, 85 इंटू 1 85 और 95 इंटू 1 95। सबको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1290। कैलकुलेट भी कर सकते हो आप लोग। 120 220 कितना हो जाएगा, ये 340 460 और 5 10 8 10 11 10 और ये 180 मतलब 1290। ठीक है, 11 10 प्लस 1 कितना 280 मतलब 1110 प्लस 180 तो 092। ठीक है, तो 1290। तो आपके पास ये आ गया 1290। और कितने हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितने आ रहे हैं, कैपिटल एन 3 + 4 7 + 2 9 + 14 80 90 20। तो 1290 को 20 से, तो 0 तो वैसे भी कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करोगे 6 4.5 1290 20 00 कैंसिल। ठीक है, ये रॉन्ग दिया है, इसको करेक्शन कर दो 64.5। तो मीन कितना हो जाएगा 64.5। यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला है 64.5। मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर मैं एवरेज मार्क्स निकालूं कि एक स्टूडेंट को एवरेज कितने मार्क्स मिलते हैं तो 64.5। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अनग्रुप डेटा का ही है बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ग्रुप डेटा के भी एग्जांपल्स हमने किए थे, तो आज के लेक्चर्स में भी एग्जांपल्स किए ताकि आपको और क्लियर होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। बाकी इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू टाइप में भी है, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप में भी है, आंसर इन मतलब आपको टेबल गिवन होगा उसके आंसर ही फाइंड कर, बहुत सारे क्वेश्चन। बट पहले आपको क्लियर होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, वो आप सॉल्व करते रहना। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, मीन मीडियन मॉड। वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम धीरे धीरे उसको मेजर ऑफ डिस्पर्शन की ओर जाएंगे, जहाँ पे हम लोग डेविएशन पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर धीरे धीरे हमारा मेन एम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना, वेरिएंस, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारे पॉइंट को आप लोग नोट करो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको किस पॉइंट पे कहाँ क्या डाउट है। और रेगुलर लेक्चर को अटेंड करो। रेगुलर अगर आप अटेंड कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और नोट्स बनाते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।